हाय गाइस, स्टार एके में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो इतिहास की इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल यानी मीसोलिथिक एज। इससे पहले वाली जो मेरी वीडियो थी वो थी पूरा पाषाण काल पे, और कुछ दिन से हम वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, थोड़ी प्रॉब्लम थी। तो अब आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेंगी और अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए समझते हैं पूरा पाषाण काल के बाद में मध्य पाषाण काल, इसकी विशेषताएँ। ठीक है, खोज किसने की, कौन से उपकरण यूज़ किए, सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ मैंने लिख रखा है मध्य पाषाण काल यानी मीसोलिथिक एज। ठीक है, मध्य पाषाण काल या मीसोलिथिक एज होता क्या है कि मध्य पाषाण काल पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का काल है ना, जिसके आधार पर इसको हम संक्रमण काल भी कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि पुरा पाषाण काल के अंतिम समय में यानी अंतिम फेज में कह सकते हैं उच्च पुरा पाषाण काल में मध्य पाषाण काल की स्टार्टिंग हो जाती है। मध्य पाषाण काल क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। यानी इसकी विशेषताएं देखने को मिलती हैं कहाँ पर, पुरा पाषाण काल में, है ना। और नव पाषाण काल, जब मध्य पाषाण काल खत्म हो रहा होता है तो हमें उसी में नव पाषाण काल की भी विशेषता देखने को मिलती है, जिसके आधार पर इसके दो नाम और हो जाएंगे। पहला नाम हो जाएगा अनुपुरा पाषाण काल, और दूसरा इसका नाम होगा, क्योंकि नव पाषाण काल की विशेषता मिलती है इसलिए इसको कहेंगे आद्य नव पाषाण काल। बात समझ में आ रही है? ठीक है, और ये इन दोनों के बीच का है इसलिए हम इसको एक और नाम देते हैं, क्या कहते हैं, संक्रमण काल। ठीक है, संक्रमण काल भी कहते हैं, संक्रमण काल भी। संक्रमण काल, इसका एक अन्य नाम और भी है कि इस काल में हमें जो औजार मिले यानी उपकरण मिले, औजार और हथियार, वो बहुत ही छोटे आकार के थे, है ना, जिसके आधार पर इसका एक अन्य नाम और भी है, इसको कहते हैं सूक्ष्म पाषाणिक युग। यानी मीसोलिथिक एज। ठीक है, सूक्ष्म पाषाणिक युग या माइक्रोलिथिक एज, माइक्रोलिथिक एज। ठीक है, यहाँ जो औजार और उपकरण यानी हथियार और औजार मिले थे, उपकरण मिले थे, वो थे 1 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर के बीच। यानी उन उपकरणों की जो लंबाई थी वो 1 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर के बीच की थी, है ना, जिसके आधार पर हमने इसको क्या कहा, सूक्ष्म पाषाणिक युग भी कहा। सूक्ष्म माने छोटे, पाषाणिक माने पत्थरों का, है ना, और पत्थरों के जो औजार और यानी उपकरण बनाए जा रहे थे, और युग एक समय, है ना। तो बस इतना ही है। अब आज बात करें अगर हम कि मध्य पाषाण काल की खोज, तो मध्य पाषाण काल की जो खोज है ना, इसकी जो खोज है वो भारत में सर्वप्रथम C.L. कार्लाइल के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, तो 1867 ईस्वी में। 1867 ईस्वी में C.L. कार्लाइल के द्वारा खोज की गई थी मध्य पाषाण काल की। ठीक है, क्या खोजा था, तो विंध्य क्षेत्र से कुछ उपकरण खोजे थे। विंध्य क्षेत्र से उपकरण, बात समझ में आई। विंध्य क्षेत्र कहाँ पड़ता है, तो जो हमारा भारत है, भारत को दो भागों में बांटती है, सतपुड़ा पहाड़ियां और विंध्य पहाड़ियां, है ना, सतपुड़ा पहाड़ियां और विंध्य पहाड़ियां। तो वहीं विंध्य क्षेत्र से हमें मतलब C.L. कार्लाइल ने क्या खोजा था, मध्य पाषाणिक उपकरण खोजे थे, जिसके आधार पर हम मध्य पाषाण काल का जनक या मध्य पाषाण की खोजकर्ता C.L. कार्लाइल को मानते हैं ना, C.L. कार्लाइल को कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब अगर हम औजारों की बात करें तो यहाँ के जो औजार थे, औजार मध्य पाषाण काल के जो औजार थे, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि 1 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर के बीच के थे, है ना, लंबाई जो थी। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान रखना कि
पहले जो पत्थरों का यानी पहले जिन उपकरणों का और पत्थरों का यूज हो रहा था उनका आज भी हो रहा था, लेकिन कुछ नई प्रकृति के यानी नई तकनीकी के औजार और हथियार मनुष्य मानव बनाने लगा था। ठीक है, तो पहले वालों की कोई आकृति नहीं थी, कोई आकार नहीं था, लेकिन यहाँ इनकी आकृति भी थी और आकार भी था। इनकी अगर हम औजारों की आकृति की बात करी जाए, आकृति, तो वो थी ज्यामितीय, ज्यामितीय आकार के थे, है ना, ज्यामितीय आकार के थे। देखो पहले जो पत्थर चल रहे थे, जिन पत्थरों को पहले मानव यूज कर रहा था, अधिक उपयोग कर रहा था, वो था आपका जैसे चर्ट, क्वार्ट्जाइट, है ना, और जैस्पर आदि। इनका यूज आज भी होगा, है ना, मध्य पाषाण युग में, मध्य पाषाण युग में इनका यूज अभी भी हो रहा है, लेकिन जिनका ज्यादा यूज हो रहा है वह कौन से थे, तो वह थे कार्लेनिया, कार्नेलिया, कार्नेलिया, है ना, और स्फैटिक, कार्नेलिया, स्फैटिक और कैल्सिडोनी, कैल्सिडोनी। यहाँ एक बात ध्यान रखना, यहाँ हड्डी के और सींग, है ना, सींगों के उपकरण बनाए जा रहे थे और हड्डी के यानी जंतु की हड्डियों का भी उपयोग होने लगा था, किसके रूप में, औजार और हथियारों के रूप में। तो हड्डी, हड्डी तथा लकड़ी आदि के उपकरण बनाए जा रहे थे। बात समझ में आई कि नहीं आई? मैंने कहा मानव जिन उपकरणों का पहले यूज कर रहा था, उपयोग कर रहा था, वह उसमें जो मुख्य थे वो था चर्ट, क्वार्ट्जाइट, जैस्पर, है ना। इनकी आकृति कुछ नहीं थी, एक मतलब कोई फिक्स आकृति नहीं थी, हस्तकुठर, छेदनी, भेदनी, है ना, इस तरीके का बेडोल से उपकरण थे। लेकिन जब वो मध्य पाषाण काल में आता है तो क्या करता है, एक तो पत्थरों का आकार छोटा हो जाता है ना, दूसरा उनकी आकृति चेंज हो जाती है। आकृति कैसी हो जाती है, ज्यामितीय हो जाती है। अब ज्यामितीय में अगर मैं बात करूं तो कैसा कैसा होंगे, ज्यामितीय में अगर मैं बात करूं तो होगा त्रिभुज, त्रिभुज, और त्रिभुज के बाद में त्रिभुज और आपका नवचंद्राकार, त्रिभुज, नवचंद्राकार, समलंबाकार, ठीक है, और तीर कमान यानी तीर धनुष, तो अब जो उपकरण मानव यूज कर रहा था उनकी जो ज्यामिति थी वो कैसी थी, त्रिभुजाकार थे, नवचंद्राकार था, है ना, और समलंबाकार, तीर धनुष जैसा कह सकते हैं। देखो त्रिभुजाकार जो था उसमें त्रिभुजाकार कुछ इस प्रकार का होता था, त्रिभुज के आकार का, त्रिभुज के आकार का, जिसके तीनों ही कोने निकले हुए होते थे, ठीक है। और नवचंद्राकार ये चांद के आकार का होता था, है ना, नवचंद्राकार कुछ इस प्रकार का होता था, ठीक है। और जो समलंबाकार है वो कुछ इस प्रकार का होता था। तो इसमें क्या होता था, और तीर धनुष तो आप समझ सकते हैं, है ना, और तीर के ऊपर सिरे पर भी ये त्रिभुज के जैसी एक आकृति बनाई जाती थी। होता क्या था कि जब मनुष्य किसी छोटे जीव को या जंतु को मारने की कोशिश करता था, यानी शिकार करने की कोशिश करता था, तो वो छोटे उपकरण का उपयोग करता था, जिससे कि अगर ये वो किसी को फेंक कर भी मारे तो कोई ना कोई कोना उसके लग जाए और वो उसका शिकार हो जाए, ठीक है। तो इस प्रकार के उपकरणों का यूज करता था। अब कुछ इम्पोर्टेंट बात है जिसको मुझे आप समझाना जरूरी है, तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए होता क्या है कि
जब प्लीस्टोसीन चल रहा था यानी हिम युग, तो पूरे ही विश्व में क्या थी, एक बर्फ की चादर ढकी हुई थी। मनुष्य का जीवन बहुत ही संघर्ष में था, है ना, ठीक नहीं था। और फिर जब धीरे धीरे बर्फ की चादर पिघली यानी होलोसीन स्टार्ट हुआ, उत्तर हिमयुग, तो क्या हुआ कि मौसम में परिवर्तन हुआ। मौसम क्या हुआ, गर्म हुआ, जलवायु आर्द्र और शुष्क हुई, है ना, आर्द्र और शुष्क हुई। तो क्या होता है कि वर्षा की मात्रा बढ़ी। वर्षा की मात्रा बढ़ेगी तो नई नई नदियों का निर्माण हो जाता है ना। जब वर्षा की मात्रा बढ़ी तो नई नई नदियों का निर्माण हो गया। अब नई नई नदियों का निर्माण हुआ तो क्या होता है कि उससे नई नई मृदा उत्पन्न हुई, है ना, नई नई मिट्टियाँ, यानी जब बारिश होती है तो मृदा में चेंज आ जाता है, जाहिर सी बात है, मृदा उत्पन्न हुई। अब मृदा के बाद में क्या होता है कि जब नई जैसी मृदा होती है यानी मिट्टी होती है, वैसे ही वनस्पतियों को उदय होता है, वैसे ही वनस्पति उगेंगे। अब वनस्पतियों का जब नए नए वनस्पति उगे तो कुछ से जीव जंतुओं में चेंज आया, है ना, यानी अब छोटे जीव जंतुओं का विकास होना स्टार्ट हो गया, विकास होने लगा। कहने का मतलब है कि अब छोटे जीव जंतु जो शाकाहारी थे वो उनका क्या हुआ, विकास हुआ। जब छोटे जीव जंतुओं का विकास हुआ तो मनुष्य क्या करता था कि छोटे जीव जंतुओं को मारने के लिए छोटे उपकरण भी बनाए उसने, है ना, छोटे उपकरण भी बनाए। तो क्या हुआ कि मनुष्य का जब मतलब वो जीव ऐसे थे जो शाकाहारी थे, जो साग सब्जी खा करके यानी वनस्पतियों को खा करके जीवित रह सकते थे। तो बस इसी को आगे देखते हुए क्या हुआ, मनुष्य का जानवर के प्रति जाने का जो भय था, एक दूसरे का भय, वो क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया। पहले क्या होता था कि मनुष्य शिकार करने जाता था और खुद ही शिकार बन जाता था, ठीक है। तो कहते हैं ना कि इस धरती पर कोई ना कोई किसी न किसी के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ाया था होलोसीन प्लेस्टोसीन मानव की उत्पत्ति, आप उसको जरूर देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो प्लीस्टोसीन, प्लीस्टोसीन जब समाप्त होता है तो कौन सा युग आता है, होलोसीन। अब होलोसीन आया तो क्या हुआ कि वर्षा की मात्रा, जब बर्फ पिघलेगा तो वर्षा की मात्रा जाहिर सी बात है बढ़ेगी, है ना। तो वर्षा की मात्रा बढ़ी, वर्षा की मात्रा बढ़ी, वर्षा की मात्रा बढ़ी तो नई नई नदियों का निर्माण हुआ, नई नदियों का। नई नदियों का निर्माण होगा तो नई मृदा परिवर्तित हो जाएगी, है ना, मृदा में परिवर्तन आ जाएगा। अब मृदा परिवर्तित होगी तो क्या होगा, नए नए वनस्पति और नए छोटे छोटे जीव जंतुओं का क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा, है ना। जब जीव जंतुओं का विकास हो जाएगा, यहाँ बात समझना, मैंने क्या कहा, प्लीस्टोसीन समाप्त होता है और होलोसीन आरंभ होता है, यानी हिमयुग समाप्त हो जाता है, उत्तर हिमयुग आरंभ हो जाता है। तो क्या होता है, जब क्या होता है, वातावरण परिवर्तित होता है तो बर्फ पिघलना स्टार्ट होता है, यानी गर्मी बढ़ती है थोड़ी सी, हवा जो है वो कैसी हो जाती है, आर्द्र और शुष्क हो जाती है, तो वर्षा की मात्रा बढ़ जाती है। वर्षा की मात्रा बढ़ने से क्या हो जाता है, नदियां पहले भी थी लेकिन अब क्या हुआ, नई नदियों का निर्माण हुआ। नई नदियों का निर्माण हुआ तो आपको पता है कि नदियां मृदा को जन्म देती हैं, है ना, तो नई यानी मृदा परिवर्तित हो गई। अब जैसी मृदा होगी यानी मिट्टी जैसी होती है वैसे ही वनस्पति उगते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, वनस्पति उगे तो कुछ जीव जंतु ऐसे थे जो कौन थे, शाकाहारी थे। कौन कैसे थे, शाकाहारी थे, तो उनका क्या होने लगा, विकास होने लगा, है ना, वनस्पतियों के कारण। अब जब इनका विकास हुआ तो मैंने अभी आपको बताया कि मनुष्य का जो जानवर के प्रति जाने का क्या था, भय कम हो गया, है ना। जैसे कि नदियों का निर्माण हुआ तो देखो मछलियाँ, है ना, मछली का शिकार करता था फिर मनुष्य, खरगोश,
कुत्ता बिल्ली, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो मतलब शाकाहारी थी, जैसे गाय भैंस है ना, इस टाइप के जानवर जो थे, जंतु थे जो थे, उनका शिकार करना आरंभ कर देता है। अब क्या होता है कि जब शिकार करना आरंभ करेगा तो जैसे हमने आपको बताया था, अब छोटे जीव का शिकार करेगा, बड़े का कर रहा था, बड़े वाले उपकरण का भी उपयोग हो रहा था, लेकिन छोटे जीव का शिकार करने के लिए बड़ा उपकरण यानी बड़ा बड़ा हथियार या औजार तो चाहिए नहीं है, तो वो छोटे उपकरणों का यूज कर रहा था, है ना। जैसे कि अगर किसी को फेंक कर भी मारे तो उससे ज़्यादा उसका मतलब कह सकते हैं शिकार खराब ना हो जाए, इस तरीके से तो वो छोटे पत्थरों का क्या कर रहा था, उपयोग कर रहा था। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि इस मध्य पाषाण काल से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कहाँ से पूछे जाते हैं, तो कौन सा उपकरण यानी कहाँ कहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ये देखते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रमुख स्थल देखेंगे। स्थल तो बहुत सारे हैं लेकिन हम प्रमुख स्थल देखेंगे। जैसे आपका है बागौर, है ना, बागौर, आदमगढ़, लंगनाज, लंगनाज के बाद में चौपानी मांडो, चौपानी मांडो, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ में 3 आ जाएंगे, चलो अलग अलग ही ले लेते हैं। सराय नहर राय, सराय नहर राय, महदहा, दमदमा, दमदमा। ठीक है, और भी हैं, जैसे मिर्जापुर में आएंगे तो मिर्जापुर में भी 3 हैं। तो देखिए मैंने यहाँ कुछ से इम्पोर्टेंट स्थल लिखे हैं, मध्य पाषाणिक स्थल। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से हैं। स्थल तो बहुत सारे हैं लेकिन मैंने इम्पोर्टेंट लिए हैं। संगनकल्लू, भागौड़, आदमगढ़, लंगनाज, चौपानी मांडो, सराय नहर राय, महादहा और दमदमा। ठीक है, यहाँ मैंने इनके राज्य लिखे हैं। संगनकल्लू कर्नाटक में पड़ता है, बागौर राजस्थान, मध्य प्रदेश, आदमगढ़, लंगनाज गुजरात, चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश, सराय नहर राय हुआ, महादा हुआ, दमदमा हुआ, तीनों ही कहाँ पड़ते हैं, यूपी के प्रतापगढ़ में। ठीक है, तो जिला इसका है बेल्लारी और भीलवाड़ा, होशंगाबाद, मौसना, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ और प्रतापगढ़। ठीक है, तो अब इसका उत्खनन करता देख लेते हैं। तो देखो संगनकल्लू यानी संगनकल्लू के जो उत्खनन करता है वो कौन है, आपके एस डी संकालिया और सुब्बाराव। एस डी संकालिया के साथ में कौन है, सुब्बाराव। ठीक है, बागौड़ का उत्खनन करता, बागौड़ का जो उत्खनन किया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो वीएन मिश्रा के द्वारा, एनवी मिश्रा के द्वारा किया गया था। आदमगढ़ का आरवी जोशी और लंगनाज का उत्खनन 3 लोगों के द्वारा किया गया है। तो प्रमुख थे एस डी संकालिया और इनके अंडर में किस किस कौन कौन थे, ए आर कैनेडी और सुब्बाराव। ठीक है, चौपानी मांडो वी डी मिश्रा, सराय नहर राय जी आर शर्मा, आर के वर्मा और वी डी मिश्रा। ठीक है, तो प्रतापगढ़ के तीनों ही स्थल जो हैं ये इन तीनों के द्वारा ही इसका उत्खनन किया गया है। अब आ जाते हैं यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साक्ष्य। तो देखो संगनकल्लू यहाँ से मध्य पाषाणिक उपकरण प्राप्त हुए हैं, इतना कुछ खास नहीं है। आ जाओ बागौड़, तो बागौड़ और आदमगढ़ दोनों ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ दोनों ही जगह से क्या मिले हैं, पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं, आदमगढ़ और बागौड़ से मिले हैं ना। अब
साक्ष्य में क्या मिला है कि ये मतलब यहाँ से बकरी बागौर से मिला है, बकरियों का मल प्राप्त हुआ है, जैसे गाय भैंस बकरी के मल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब देखो बात आ जाती है कि अगर पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं तो इसका मतलब पशुपालन स्टार्ट हो गया होगा, लेकिन पशुपालन जो स्टार्ट हुआ था वो मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में जाकर के स्टार्ट हुआ था, पहले से नहीं था, अंतिम चरण में जाकर के स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और आगे देखते हैं। बागौर के बाद में आदमगढ़ सॉरी यहाँ पशुपालन के साक्ष्य है, मानव कंकाल मिले हैं, फर्श निर्माण के साक्ष्य भी बागौर से मिले हैं, और सिल बट्टा के साक्ष्य भी बागौर से मिले हैं। बागौर की अगर मैं बात करूं तो ये कोठारी नदी के पास है ना, कोठारी नदी के पास है। ठीक है, और जो आपका आदमगढ़ है ये पड़ेगा नर्मदा नदी के पास। ठीक है, तो चलिए जो इम्पोर्टेंट है वो देख लो आप। उसके बाद में आदमगढ़ की बात करें तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पशुपालन के साक्ष्य और लगभग 52,000 लघु पाषाणिक उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसी तरीके से अगर हम लंगनाच देखें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, मानव कंकाल प्राप्त हुए, 8 गर्त चूल्हे, गर्त चूल्हे जो गड्ढे में चूल्हा बनाया जाता है ना तो उसको कहते हैं गर्त चूल्हे, है ना, जमीन के अंदर जो गड्ढा करके बनाया जाता है उसी को कहा जाता है गर्त चूल्हा, है ना, गर्त चूल्हे। तो गर्त चूल्हे मिले हैं, पशुओं की जली, जब चूल्हे मिले हैं तो पशुओं की जली हड्डियां भी हो सकती है ना, तो पशुओं की जली हड्डियां मिली हैं। मृद भांड, मृद भांड यानी मट्टी के बर्तन, है ना, मृद माने मिट्टी और भांड माने बर्तन, तो मृद भांड मिले हैं। अब मृद भांड चाक वाक पे बनाए तो नहीं जाते थे, चाक वाक तो नहीं था, हाथ से बनाए जाते थे। ठीक है, क्यों बनाए गए, तो उसमें मानव ने अपना जो है क्या कहते हैं खाना या भोजन रखने के लिए बनाए होंगे। और यहाँ से लगभग 13,000 उपकरण प्राप्त हुए हैं, कौन से, मध्य पाषाण यानी सूक्ष्म उपकरण। चौपानी मांडो, चौपानी मांडो की अगर मैं बात करूं तो चौपानी मांडो जो चौपानी मांडो से जो हमें प्राप्त हुए हैं वो मिले हैं एक साथ 14 झोपड़ियों के साक्ष्य, है ना। वो झोपड़ियाँ देखने में कुछ ऐसी थी जैसे मधुमक्खी का छत्ता जैसी। ठीक है, अब आगे की बात करें सराय नहर राय, तो सराय नहर राय मोस्ट इम्पोर्टेंट, है ना, वेरी IMP। सराय नहर राय में क्या था कि सराय नहर राय में 14 समाधान मिले हैं, 8 गर्त चूल्हे, गर्त चूल्हे 2 जगह से मिले हैं हमें, सराय नहर राय से भी मिले हैं और लंगना से भी मिले हैं। तो 8 गर्त चूल्हे, एक ही कब्र में 4 कंकाल, यानी एक ही कब्र में 4 लोगों को दफनाया गया था, और 37 चोटिल, है ना, 37 चोटिल नर कंकाल प्राप्त हुए हैं, साथ ही साथ स्तंभ गर्त प्राप्त हुआ है। चोटिल, तो इससे हमें पता पड़ता है कि किसी न किसी ने उन पर आक्रमण भी किया होगा, यानी युद्ध के कहीं ना कहीं हमें साक्ष्य, सबसे पहले साक्ष्य युद्ध के प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों के सर में हड्डी गड़ी हुई घुसी हुई थी, कुछ लोगों का जो मतलब कंकाल था वहाँ चोट के निशान प्राप्त हुए, जिससे हम कह सकते हैं कि वहाँ युद्ध हुआ होगा। आगे की अगर बात करें तो आ जाता है मैदहा, मैदहा में देखेंगे तो यहाँ जो उपकरण, हड्डी के उपकरण तो प्राप्त हुए हैं, प्लस आभूषण, है ना, आभूषण, आभूषण कहाँ से आ गए, आभूषण जब धातु ही नहीं है तो आभूषण कहाँ से आ गए, तो आभूषण कहीं से नहीं, बारहसिंगा का जो बारहसिंगा अपना जो वो होता है सींग, उसके आभूषण बनाए जाते थे। ठीक है, हड्डियों के ही आभूषण थे। और यहाँ से भी हमें गर्त चूल्हे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो गर्त चूल्हे 3 जगह से प्राप्त हुए। ठीक है, अब उसके बाद में आ जाते हैं दमदमा, तो दमदमा में क्या है, 41 समाधान प्राप्त हुए हैं और त्रिक समाधान प्राप्त हुए हैं, त्रिक समाधान आदि प्राप्त हुए हैं। हाँ, यहाँ एक चीज और, युगल समाधान और प्राप्त हुए हैं, युगल समाधान। युगल समाधान का मतलब क्या होता है, कपल, है ना, कह सकते हैं हस्बैंड वाइफ या कपल, तो दोनों ही एक ही कब्र में प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, दमदमा से। और एक चीज ध्यान रखना कि जो मैंने अभी आपको बागौर बताया है, बागौर एक ऐसा स्थल है जहां से हमें पाषाण, पाषाण काल और लोह काल दोनों के ही उपकरण हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, बागौर से। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर पूछा जाए मध्य पाषाण काल का सबसे प्राचीन स्थल, तो सबसे प्राचीन स्थल है आपका सराय नहर राय। सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है, सराय नहर राय, सराय नहर राय सबसे प्राचीन स्थल है। देखिए और भी हैं, जैसे मिर्जापुर, मिर्जापुर में लिखैया है ना, लिखैया है। और अगर आंध्र प्रदेश में देखें तो संगनकल्लू है, सॉरी संगनकल्लू नहीं, नागार्जुनिकोंडा, है ना। और भीमबेटिका, भीमबेटिका भी आपका, भीमबेटिका मतलब ऐसी गुफा है जहाँ पाषाण, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल सभी के वहाँ पर हमें क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। तो चित्र का क्या मिला है वहाँ पर,
चित्र मिले हैं, ये शैल चित्र मिले हैं, ठीक है। और एक और चीज़ की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि मैंने आपको इससे पहली वाली वीडियो में बताया था कि पूरा पाषाण काल में आग की खोज हो गई थी, लेकिन आग का जो सही इस्तेमाल है ना, आग का जो यूज़ है वो मध्य पाषाण काल में होता है, ठीक है। मध्य पाषाण काल में आग का यूज़ अच्छे से होता है। और अगर देखा जाए तो देखो, जब चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं तो जाहिर सी बात है कि आग का यूज़ हुआ होगा। जली हुई हड्डियों के, अर्ध जली हड्डियों के साक्ष्य भी हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक का मुझे जहाँ तक लगा मैंने सभी इम्पोर्टेंट लिए हैं। और बाकी अगर कोई वीडियो में कोई भी कमी हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें।